हेलो एस्पिरेंट्स, क्लास एमएट एकेडमी में आपका स्वागत है। हमारी ज्योग्राफी की सीरीज जो अभी स्टार्ट हुई है उसका पहला लेक्चर हो चुका है। अब हम लेके आ रहे हैं अपने इस लेक्चर में जो भारत का भूगोल हमारा टॉपिक चला था उसमें हम देखेंगे जो हमने देशांतरी और अक्षांशी विस्तार की बात की थी। मैंने आपसे ये प्रॉमिस किया था कि अभी वहां पे हमने एज अ फैक्ट उसको देखा था, अब हम देखेंगे एज अ कॉन्सेप्ट कि अक्षांश और देशांतर क्या होते हैं। देखिए ये समझना जरूरी है जिससे कि हमारी जो एक टाइम को लेकर समझ होती है ना कि क्या होता है। कई बार क्वेश्चन जो यूपी पीसीएस या बिहार पीसीएस में समय को लेकर क्वेश्चन बनता है कि यहाँ पे इतने बजे हैं, मान लो ऐसे कि बोल दे कि लंदन में अभी 11 बज रहे हैं, तो भारत में कितने बजे होंगे, ये क्वेश्चन बनते हैं। या ऐसा पूछा जाता है कि भारत में अभी इतना बज रहा है तो 60 डिग्री 45 मिनट पे की लोकेशन पे कितना समय हो रहा होगा। ऐसे क्वेश्चन कई बार आए हुए हैं। तो वैसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें अक्षांशी और देशांतरी विस्तार को बिल्कुल कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है, उसका कॉन्सेप्चुअल लेवल पे हमें जाना चाहिए। ठीक है, हमने अभी देखा था कि भारत का भूगोल का जो विस्तार है, हमने देखा था कि उसका अक्षांशी विस्तार कहां से कहां तक है, 68 डिग्री से 97 डिग्री, और उसका जो देशांतरी विस्तार है वो कहां से कहां तक है, 68 डिग्री से 97 डिग्री, और अक्षांशी विस्तार कहां से कहां तक है, वो है 8 डिग्री से 37 डिग्री, 29 डिग्री का करीब करीब गैप पड़ता है। अब हम बात करेंगे इस लेक्चर में अक्षांशी और देशांतरी विस्तार के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि अक्षांश होता क्या है, आखिरकार हम अक्षांश किसे कहते हैं। तो अक्षांश क्या है, पृथ्वी के सतह पर, ये देखो सबसे पहले मैं बता दूं जो अक्षांश है, देशांतर है, ये सब चीजें हैं, ये काल्पनिक है। ठीक है, ये कोई ऐसा नहीं कि ये चीजें पृथ्वी में पाई जाती हैं या ऐसी कोई रेखा भारत से गुजरती है, नहीं, ये हम ही लोगों के द्वारा विभिन्न देशों के जो विशेषज्ञ हैं, लोग हैं, अपनी सहूलियत के लिए किसी चीज को लोकेट कर कैसे किया जाए, उसके समय को क्या निर्धारित किया जाए, ये चीज क्लैरिफाई करने के लिए, सार्वभौमिक रूप से अपनाने के लिए पूरे विश्व में अक्षांश और देशांतर रेखाएं जैसी कल्पना को बनाया है, जिससे कि ये चीजें उत्पन्न हुई है। तो उसमें बात करते हैं अक्षांश। अक्षांश क्या होता है, भूपृष्ठ पर मतलब पृथ्वी की सतह पर विषुवत रेखा से, विषुवत रेखा किसे कहते हैं, मैंने आपको बताया था कि भूमध्य रेखा को ही विषुवत रेखा बोलते हैं। भूमध्य रेखा वह रेखा है जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। ये अगर पृथ्वी है, देखिए ये अगर पृथ्वी है तो जो रेखा इस पृथ्वी को दो बराबर भागों में ऐसे बांटेगी, ठीक है, क्षैतिज रेखा, उसे क्या बोलेंगे, भूमध्य रेखा। नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, भूमध्य अर्थात पृथ्वी को मध्य से काटने वाली रेखा, वो काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। क्षैतिज रेखा वो कहलाती है भूमध्य रेखा। ठीक है, इसको इंग्लिश में इक्वेटर भी कहते हैं या इसको विषुवत रेखा भी कहा जाता है। तीनों नाम से जानते हैं, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा या इक्वेटर। ठीक, ये हो गया। अब हम अब क्या है इसमें, भूपृष्ठ पर किसी भी बिंदु की विषुवत रेखा से पृथ्वी के केंद्र से, विषुवत रेखा से, देखिए ये विषुवत रेखा है, अब कोई बिंदु है, मान लो ये बिंदु है, विषुवत रेखा से पृथ्वी के केंद्र से, पृथ्वी का केंद्र यहाँ पे है, केंद्र जैसे एक सेंटर का केंद्र होता है वैसे पृथ्वी का केंद्र यहाँ माना गया है, तो यहां से इसकी जो कोणीय दूरी होगी, ये एंगुलर डिस्टेंस, ये वाली, अब यही इसका क्या कहेगा, अक्षांश। ठीक, तो क्या मैंने बोला, अक्षांश क्या है, पृथ्वी की सतह पर, इसको लिख लीजिएगा, अब यहाँ पे मैं सारी चीज लिख नहीं सकता, इसको आप लिख लीजिएगा। पृथ्वी की सतह पर अक्षांश वह बिंदु है जो विषुवत रेखा को आधार मानकर पृथ्वी के केंद्र से जो कोणीय दूरी बनती है वही उस बिंदु का अक्षांश कहलाता है। क्या कहलाता है, भूपृष्ठ पर पृथ्वी की सतह पर किसी बिंदु का विषुवत रेखा को आधार मानकर पृथ्वी की केंद्र से बनाई गई कोणीय दूरी ही उस बिंदु का अक्षांश कहलाती है। इसको आप नोट कर लीजिए अच्छे से। ठीक है, उम्मीद है कि आपने लिख लिया होगा इसको। मैं एक बार और बोल देता हूं, पृथ्वी की सतह पर किसी बिंदु का विषुवत रेखा को आधार मानकर पृथ्वी के केंद्र बिंदु से बनाई गई कोणीय दूरी को उस बिंदु का अक्षांश कहते हैं। ठीक,
और पृथ्वी की सतह पर एक समान अक्षांश को मिलाने वाली रेखा, जैसे ये मान लो ये अक्षांश हो गया, ठीक है, ये अक्षांश हो गया, अब कोणीय दूरी पे, तो अब इस अक्षांश को, ठीक है, तो अब क्या होगा, जो अक्षांश रेखाएं क्या होंगी, अक्षांश रेखाएं होंगी कि विषुवत रेखा के समानांतर, विषुवत रेखा के समानांतर जो समान अक्षांश को दिखाने वाली रेखा होगी वो क्या कहलाएगी, वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी अक्षांश रेखाएं। इसे बोलते हैं लैटिट्यूड लाइंस, और इंग्लिश में बोलते हैं लैटिट्यूड, अक्षांश को बोलते हैं लैटिट्यूड। तो आपने इस परिभाषा को समझा अक्षांश के, फिर हमने समझा कि विषुवत रेखा के जो समानांतर हैं, मतलब विषुवत रेखा कौन सी है, जो भूमध्य रेखा है उसे विषुवत रेखा कहते हैं। ये जो 0 डिग्री पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है वो क्षैतिज रेखा विषुवत रेखा है। अब इसके समानांतर जितनी रेखाएं होंगी वो क्या कहलाएंगी, वो कहलाएंगी अक्षांश रेखाएं। ठीक, क्या कहलाएंगी, अक्षांश रेखाएं। अच्छा, विषुवत रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, तो ऊपरी भाग को क्या बोलते हैं, उत्तरी गोलार्ध। दक्षिणी भाग को क्या बोलते हैं, दक्षिणी गोलार्ध। ये उत्तरी भाग है और ये दक्षिणी भाग है, ये ईस्टर्न भाग है, ये वेस्टर्न भाग है, जैसा मैंने बताया था, दक्षिणी गोलार्ध। अब देखिए इसमें 2 रेखाएं और आती हैं, कौन सी, 23.5 डिग्री 23 डिग्री हाफ मिनट की जो रेखा है विषुवत रेखा, उसको बोलते हैं क्या है, अक्षांश रेखा को क्या बोलते हैं, कर्क रेखा, जो कि नॉर्दर्न में है। तो जो 23.5 डिग्री नॉर्दर्न अक्षांश रेखा है उसको बोलते हैं कर्क रेखा, इसको नाम दिया गया है कर्क रेखा। 23.5 डिग्री नॉर्थ को कर्क रेखा बोला जाता है। मैं इसे क्यों पढ़ा रहा हूं मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि यह रेखा है जो भारत से गुजरती है और किन किन राज्यों को काटती है उसके बारे में जानना है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आता है। ठीक, तो 23.5 डिग्री नॉर्थ रेखा को क्या बोलते हैं, कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री साउदर्न रेखा जो दक्षिण ध्रुवी होती है, दक्षिण गोलार्ध में मिलती है 23.5 डिग्री साउथ, वो उसको क्या बोलते हैं, मकर रेखा। क्या बोलते हैं, मकर रेखा। ठीक, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक, ये चीजें आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं, इसको बताते हैं क्या है। जो उत्तर में स्थित होंगे उन्हें उत्तरी अक्षांश रेखा कहेंगे, जो दक्षिण में स्थित होंगे उन्हें क्या कहेंगे, दक्षिणी अक्षांश रेखा। ये जितनी रेखाएं हैं दक्षिण में, 0 डिग्री के साउथ में जो हैं वो दक्षिणी अक्षांश रेखा है, 0 डिग्री के उत्तर में जो है उन्हें उत्तरी अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। ठीक, अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, विषुवत रेखा के समानांतर रेखा होती है। ठीक है, तो वो अक्षांश रेखा कहलाती है। अच्छा, कितनी अक्षांश रेखाएं, इस पे क्वेश्चन पूछा गया है कि पृथ्वी पर कितनी अक्षांश रेखाएं बनती हैं। तो अब आप यहाँ पे कैलकुलेट करिए, मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है, अक्षांश और देशांतर रेखाओं की संख्या के बारे में आया हुआ है क्वेश्चन, और आ भी सकता है आगे इन फ्यूचर। तो देखिए 0 डिग्री पे एक अक्षांश रेखा है, एक रेखा तो 0 डिग्री हो गई। अच्छा, 0 से आगे बढ़िए, 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते ये 90 डिग्री पे जाके समाप्त होगा, क्योंकि देखो ये एंगल यहाँ से 1 डिग्री पे ये रेखा, 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करते 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 कितना जाता है, जब ये एकदम लॉन्गिट्यूड हो जाता है तो 90 डिग्री। तो कितनी रेखाएं बनेंगी, यहाँ से 0 को छोड़ देते हैं पहले, 1 से लेके 90, लेकिन 90 पे क्या मिलेगा, बिंदु, रेखा नहीं मिलेगी, क्योंकि उत्तरी ध्रुव का एकदम लास्ट पॉइंट है, तो ये क्या मिलेगा, बिंदु। तो रेखाएं कितनी हो गई, 79। किसमें, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। उत्तरी गोलार्ध में कितनी रेखाएं हो गई, 79। ऐसे ही दक्षिणी गोलार्ध में कितनी होंगी, 79। और एक रेखा कौन सी है, भूमध्य। तो टोटल कितनी हो गई अक्षांश रेखाएं, 79 प्लस 79 प्लस 1, तो 9 9 18 1 19 7 7 14 1, कितना 79 और एक वो हो गया ना, 9 9 18 1 19 7 7 14 1 15,
अच्छा सॉरी सॉरी 79 नहीं, ओहो सॉरी सॉरी 79 नहीं 89, ओह सॉरी, देखिए यहाँ पे गलती हो 79 लिख दिया गया, 90 जाना चाहिए ना, तो 90 पे क्या हो जाएगा 0 डिग्री मिलेगा, तो 1 2 3, तो 90 से पहले कितना 89, 90 के पहले कितना, तो 89 ऊपर रेखाएं बनेंगी, ऐसे ही सदर्न हेमिस्फीयर में 89 बनेंगी, और फिर बनेगी एक कौन सी, जो भूमध्य रेखा खुद है, जो कि 0 डिग्री वाली है, जो विषुवत रेखा है, तो वो भी तो एक अक्षांश रेखा है, तो विषुवत रेखा एक हो गई, और 89 रेखाएं 89 रेखाएं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अक्षांश रेखाएं होंगी, और 89 सदर्न हेमिस्फीयर में होगा, दोनों को जोड़ लीजिए, 9 9 18 1 19 8 8 16 1 17, 179 अक्षांश रेखाएं होंगी, कितनी 179 अक्षांश रेखाएं, कोई पूछ ले कितनी रेखाएं होंगी, तो 179 अक्षांश रेखाएं होंगी, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा, 179 अक्षांश रेखाएं होंगी। अच्छा एक बार क्वेश्चन ऐसा आ गया कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है, तो मैं आपको बता दूं, दो अक्षांशों के जो बीच की दूरी होती है वो 111 किलोमीटर लगभग होती है, दो अक्षांशों के मध्य की दूरी, आपने ये नोट कर लिया तो फिर मैं इसे मिटा दूं, दो अक्षांशों के मध्य की दूरी नोट कर लीजिए, मैं लिख दे रहा हूं, दो अक्षांशीय रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है 111 किलोमीटर लगभग, भाई थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, बट ये होता है एकदम, ये आपको याद रखना है, दो अक्षांशीय रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है 111 किलोमीटर होती है, ठीक। तो इस प्रकार हमने क्या देखा, इस प्रकार हमने देख लिया कि अक्षांश क्या होते हैं, अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, कौन सी कर्क रेखा होती है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं, 0 डिग्री की जो अक्षांश रेखा है उसे क्या बोलते हैं विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। कुल अक्षांश रेखाएं कितनी हो गई 179, ठीक, कितनी हो गई 179। अच्छा कुल अक्षांश बिंदु देखा जाए तो कितना हो जाएगा, 1 से लेकर 90 तक इधर, 1 से लेकर 90 तक इधर, कितना हो गया 180 और प्लस 1 0, तो 181 अक्षांश बिंदु होंगे, ठीक, 181 अक्षांश बिंदु पूछे तो 181 है, और 179 होंगी अक्षांश रेखाएं, और दो अक्षांशीय रेखाओं के मध्य की दूरी 111 किलोमीटर होती है, ठीक। इसको आप स्नैपशॉट लेना हो स्नैपशॉट ले लीजिए, और इसको नोट करना है तो आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अब आप इसको कर लीजिए, फिर हम देशांतर रेखाओं पे चलते हैं। इसको अब देखिए, देशांतर रेखाओं को बहुत ध्यान से समझना, फिर इसी के बेस पे हम जो टाइम वाले क्वेश्चन होंगे, जो टाइम वाले क्वेश्चन आएंगे कि यहाँ पे इतना बज रहा है फिर तो यहाँ कितना बजेगा, ऐसे वाले क्वेश्चन को हम इसी के बेस पे करते हैं, ठीक। तो आप इसको पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर हम देशांतर रेखाओं पे चलते हैं। क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा ना न्यूमेरिकल वाला होता है, उसके लिए कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। अच्छा अक्षांश रेखाओं में आपने ये देख लिया, इसमें क्वेश्चन भी आए हुए, मैं क्वेश्चन को आपको बता दूं। क्वेश्चन तो मैंने आपको वो क्या कहते हैं, इसमें भारत के अक्षांशीय विस्तार से ही बात उठी है, तो आपको पता है कि अक्षांशीय विस्तार कितना होता है आपका, भारत का कितना है, भारत का अक्षांशीय विस्तार मतलब ऐसे पे, तो कितना है नीचे का पॉइंट, जो कन्याकुमारी है वो 8 डिग्री पे है, और ऊपर वाला जो है वो 37 डिग्री पे, 8 डिग्री नॉर्थ एंड 37 डिग्री नॉर्थ, और अगर तो सबसे लास्ट पॉइंट से देखा जाए तो वो 6 डिग्री है, ठीक, 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक है। और मुख्य भूमि कहेगा तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है। अक्षांशीय विस्तार भारत की हम ये हो गया। अब हम चलते हैं देशांतरी विस्तार पे। देशांतरी विस्तार क्या है, पहली बात हम देखते हैं कि देशांतर क्या होता है, फिर उसके बाद हम चलेंगे देशांतरी विस्तार पे।
तो देशांतर रेखा कह लें या एक देशांतर क्या होता है, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली वह रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली वह रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। देखिए हर रेखा ना दो बराबर भागों में बांटेगी पृथ्वी को, तो ये क्या कहलाएगी, वो देशांतर रेखाएं। अक्षांश रेखा क्या होती थी, अक्षांश रेखा वो होती जो विषुवत रेखा के समानांतर अक्षांश को प्रदर्शित करने वाली जो रेखा होती है वो अक्षांश रेखाएं होती है। लैटिट्यूड्स, ये होगी लॉन्गिट्यूडनल लाइन। तो ये क्या हो गई, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव, इसको लिख लीजिए, मैं आप अब यहाँ मैं लिख नहीं सकता हूँ, स्पेस इतना समय ज्यादा लग जाएगा, अब मैं बोल रहा हूँ उसको नोट करिए। भूपृष्ठ पर पृथ्वी, भूपृष्ठ मतलब पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी की सतह पर उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, पृथ्वी की सतह पर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली वह रेखा काल्पनिक है, तो इसलिए काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है देशांतर रेखाएं कहलाती है। ठीक, अब हम बात करते हैं कि देशांतर रेखाओं में 0 डिग्री देशांतर रेखा कौन सी है और भारत से जो गुजरती है वो कौन सी है। तो देखो 0 डिग्री देशांतर रेखा हम बोलते हैं, क्योंकि देखो कोई ये रेखाएं काल्पनिक है, ऐसा तो है नहीं कि पृथ्वी पे ये रेखाएं बनी हुई है अपने आप, नहीं, ये हम लोगों ने ही बनाया है। तो जब कमेटी बैठी ग्रीनविच शहर में, लंदन के ग्रीनविच सिटी में जब कमेटी बैठी कि कैसे मापन किया जाए लोकेशन का पृथ्वी की सतह पे, तो हुआ कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड मापा जाए। तो हुआ कि भाई पृथ्वी चूंकि गोल है, जियोइड आकार की है, तो अब हुआ कि कैसे मापा जाए, तो हुआ कि ग्रीनविच सिटी को आप 0 डिग्री मानिए। ठीक है, इसको रेफरेंस पॉइंट मान लीजिए, फिर यहां से ही दूरी को आप मापिए कि दाएं इस तरफ चले तो इसको ईस्ट बोल दें और इस तरफ चले तो इसको वेस्ट बोल दें। ठीक है, ये सब चीजें मानी गई हैं कि ये 0 डिग्री होगा। अब जब इसको आपने 0 डिग्री मान लिया, क्योंकि पृथ्वी पे आप कहीं तो एक रेफरेंस पॉइंट बनाएंगे, तभी तो आप माप सकते हैं कि हाँ कौन सा भी शहर कहाँ पे है, कौन सा शहर कहाँ पे नहीं है। जैसे हम गूगल लोकेशन हम देखते हैं ना, तो उस पर लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड दिखाई देता है, तो उसमें क्या दिखता है, भारत का जो आप देखेंगे तो वो दिखेगा कहां से कहां तक, 68 डिग्री से 97 डिग्री के बीच में। तो वो कैसे हम कहते हैं कि 68 डिग्री टू 97 डिग्री, क्योंकि हमने वो कहां से हम माप रहे हैं, हम माप रहे हैं लंदन से। लंदन हमारा जो लंदन का ग्रीनविच सिटी है उसको हम मानते हैं रेफरेंस पॉइंट। ठीक, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड में जो दिखता है, तो लैटिट्यूड का रेफरेंस पॉइंट क्या है, विषुवत रेखा, लेकिन जो लॉन्गिट्यूड जो देशांतर रेखाओं का रेफरेंस पॉइंट क्या है, वो है ग्रीनविच, जो ग्रीनविच शहर की जो लाइन है, प्रधान या उत्तर रेखा, प्राइम मेरिडियन लाइन जिसको बोलते हैं, या ग्रीनविच लाइन बोलते हैं, प्राइम ग्रीनविच लाइन या प्राइम ग्रीनविच मेरिडियन लाइन, तो इसको हम रेफरेंस मानते हैं। अब देखो इससे होता क्या है, अब इससे हुआ कि जब भी हम ग्रीनविच से ईस्ट चलेंगे तो समय आगे होगा, और जब ग्रीनविच से हम वेस्ट चलेंगे तो समय पीछे होगा। क्यों? क्योंकि पृथ्वी का जो घूर्णन है वेस्ट टू ईस्ट होता है, ये आप याद रखिएगा। ये ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि पृथ्वी जो घूमती है अपने क्या कहते हैं, अपने अक्ष पे। देखो पृथ्वी का 2 तरह का मोशन है, पृथ्वी का 2 तरह का मोशन है। एक तो पृथ्वी क्या करती है, अपने एक्सिस पे, अपने एक्सिस जिसे झुकी हुई एक्सिस पे क्या करती है, घूमती है, उसको वो क्या बोलते हैं, उसका वो होता है रोटेशन। और दूसरा पृथ्वी का गति होती है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो वो होता है उसका परिक्रमण, कि वो क्या कर रही है, उसके चारों ओर परिक्रमा कर रही है। ठीक है, ये 2 तरह की होती है। तो जो दिन रात वाला कॉन्सेप्ट है और समय का कॉन्सेप्ट है वो किससे रिलेटेड है, वो रिलेटेड है आपके प्रधान या उत्तर रेखा या देशांतर रेखाओं से रिलेटेड है। अब होता क्या है, चूंकि 0 डिग्री हमने इसको मान लिया, अच्छा कॉन्सेप्ट ये बना कि देशांतर रेखाएं अगर किसी देश की प्रदर्शित की जाएंगी तो वो 60.5 डिग्री के मल्टीपल में दिखाई जाएंगी। ठीक है, तो भारत में क्या हुआ
अगर आप इसको भारत की लोकेशन पे देखोगे तो करीब करीब वो 11 के मल्टीपल में आती है। तो भारत की जो रेखा है वो है 82.5 डिग्री। क्या है? 82.5 डिग्री। जो हमने आपको दिखाया था कि 82.5 डिग्री भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 5 राज्यों से गुजरती। कौन सा? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, फिर आंध्रा। इन 5, ये याद रखना, 5 राज्यों के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारी समय रेखा है भारत की वो 5 राज्यों से गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्रा। आंध्रा मतलब आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ये हो गया आपका देशांतर रेखाओं का कॉन्सेप्ट। अब बात करें कि देशांतर रेखाओं का जो देखो, अक्षांश रेखाएं तो क्या है पता है? बिल्कुल समांतर है एक दूसरे के, लेकिन देशांतर रेखाएं आपस में समांतर नहीं है। इनकी क्या होती है? इनका ध्रुवों पे इनकी दूरी कम होती है। याद रखना, लिख लीजिए इसको, ध्रुवों पर दूरी कम, और जब जैसे जैसे ये विषुवत रेखा के पास पहुंचती हैं इनकी दूरी अधिकतम हो जाती है, मैक्सिमम। तो आप इसको लिख लीजिए, ध्रुवों पर इनकी दूरी कम रहती है और विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर देशांतर रेखाओं की मध्य की दूरी बढ़ती जाती है। ठीक है, ये चीज आप नोट कर लीजिएगा। और मैं एक चीज बता दूं कि देशांतर रेखाओं के बीच अधिकतम दूरी, मैक्सिमम डिस्टेंस 111.33 किलोमीटर है। और ये कहां होगी? ये विषुवत रेखा पे होगी। विषुवत रेखा पर। मैं आपको यहाँ विषुवत रेखा और देशांतर रेखा क्यों पढ़ा रहा हूं? क्योंकि आपके जो टॉपिक में ये समय वाला क्वेश्चन आता है ये यहीं से आता है। तो इस कॉन्सेप्ट को बिना समझे आप वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं। बाकी ग्लोबल जो विश्व का भूगोल है उसको हम जब हम विश्व के भूगोल वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। अभी हम भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं, लेकिन देशांतर और अक्षांश की समझ होनी चाहिए, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। ठीक है, तो ये आपने देख लिया कि अक्षांश रेखाओं के बीच में दूरी तो समान रहती है 111 किलोमीटर, देशांतर रेखाओं के बीच की ध्रुवों पे कम और विषुवत रेखा पे अधिकतम होती है, वो दूरी होती है 111.33 किलोमीटर। और देखिए ये बताया गया है कि जब हम ग्रीनविच से ईस्ट चलते हैं तो समय आगे बढ़ता है और ग्रीनविच से वेस्ट चलते हैं तो समय पीछे चलता है। ठीक है, क्योंकि पृथ्वी का रोटेशन वेस्ट टू ईस्ट की दिशा में है। कुछ बचा हो तो आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद हम अच्छा, आपको मैं कर्क रेखा वाला जो एक क्वेश्चन था, कर्क रेखा मैंने क्या बताया था? 23.5 डिग्री, 23 डिग्री हाफ मिनट जो होता है वो क्या होता है? तेईस डिग्री हाफ मिनट पे कर्क रेखा होती है। तो कर्क रेखा भारत से कैसा क्वेश्चन बनता है मैं आपको बताता हूं। देखिए क्या होता है ना, ज्योग्राफी में आपको पढ़ना है और पढ़ने के साथ ये चीज ध्यान रखनी है कि क्वेश्चन आपके बनने चाहिए। क्वेश्चन कैसे आते हैं वो आपको बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि आपने पढ़ तो सब लिया लेकिन अगर क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पाए तो फिर मतलब नहीं है उस चीज का। ठीक, तो मैं आपको ठीक है, ये भारत का मैप है और अब जो कर्क रेखा है वो कहां से गुजरती है आप ये देखिए। ये 23.5 डिग्री लाइन है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को
23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो होती है उसी को बोलते हैं क्या? कर्क रेखा। और कर्क रेखा भारत को ये कह सकते हैं अब लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है, लगभग, एग्जैक्ट नहीं, लगभग, ठीक है। तो ये गुजरती है ऐसे, कुछ ऐसे गुजरती है 23.5 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आपने मानक समय के बारे में बात किया था कितने राज्यों को काटती है, ऐसे इसमें भी ये कॉन्सेप्ट उभरता है कि कितने राज्यों को काटती है। तो देखिए गुजरात, ये क्या है? गुजरात, और यहां से ये राजस्थान को भी टच करते हुए जाती है। ये राजस्थान रहा आपका, ठीक। अब राजस्थान के आगे इधर वाला कौन सा एरिया है? मध्य प्रदेश। देखिए एग्जैक्ट मैं वैसा मैप नहीं बनाऊंगा, मैं आपको बस समझाने के लिए बता रहा हूं कि कैसे किस राज्य को काटती है, ठीक है। तो किसको काटी? गुजरात, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आ चुका है तो ये आपको याद रहना चाहिए। मैप बना लीजिए ऐसे ही, म प्र लिख रहा हूं, इसका मतलब मध्य प्रदेश है। और फिर यूपी, ये यूपी से नीचे, यूपी से साउथ में है तो यूपी को टच नहीं करती है। अच्छा, मध्य प्रदेश से काटती है तो मध्य प्रदेश का हिस्सा छत्तीसगढ़ था तो उसको भी टच करते हुए जाती है। और यूपी को टच नहीं करती और बिहार को नहीं टच करती, बट जो बिहार से जुड़ा हुआ सदर्न हिस्सा है झारखंड, उसको टच करते हुए जाती है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़, ठीक है, और झारखंड दोनों को कट करते हुए जाती है। पहले से बना लीजिए और ऐसे दिखा दीजिएगा, ठीक है ना। ये है कर्क रेखा। दोनों रेखाएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं भारत की दृष्टि से, कर्क रेखा और जो अपनी समय रेखा है, इसको आप ऐसे बनाइए। और इससे रिलेटेड मैं भी क्वेश्चन डिस्कस कर लूंगा, अभी लगे हाथ ही कर लूंगा, क्योंकि कई 8-10 क्वेश्चन केवल कर्क रेखा पे ही आए हैं अलग अलग एग्जाम में। पहला गुजरात से हल्का सा टच करती है राजस्थान को, निचला हिस्सा जो साउदर्न हिस्सा है, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, झारखंड। अब झारखंड, अब देखिए झारखंड के बाद क्या मिलेगा इधर? यहां मिलेगा आपका वेस्ट बंगाल, ये रहा वेस्ट बंगाल। तो पश्चिम बंगाल को भी काटती है। अच्छा, अगर मैप में आपने एक बार दिखा लिया ना, ज्योग्राफी का यही अच्छा है कि अगर आपने मैप में एक बार देख के समझ लिया तो फिर वो चीजें दिमाग में बैठ जाएंगी। अच्छा, ये नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है, ये यहाँ पे 2 राज्यों को काटता है। ये है मिजोरम और ये जो हिस्सा है ये वाला, ये है त्रिपुरा। मिजोरम और त्रिपुरा, ठीक। अभी मैं राज्यों के बारे में भी अगले लेक्चर में डिस्कस करूंगा, कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, क्या क्या नाम है उनके बारे में डिस्कस करूंगा। शॉर्ट में डिस्कस करूंगा, लेकिन करूंगा क्योंकि आपको पता होना चाहिए। तो ये जो नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है, ये रहा मिजोरम, ये रहा त्रिपुरा। ये मिजोरम और त्रिपुरा को भी इधर कट करता है, इधर पश्चिम बंगाल को। अब देखिए कितने हो गए आप, ये हो गए राजस्थान, गुजरात पहला, राजस्थान 1 2, फिर मध्य प्रदेश 3, छत्तीसगढ़ 4, झारखंड 5, वेस्ट बंगाल 6, त्रिपुरा 7, मिजोरम 8। तो 8 राज्य को जो कर्क रेखा होती है वो 8 राज्यों से गुजरती है। देखिए मैं आपको ऐसे याद करा देता सीधा कि आप लिख लो 8 राज्यों से गुजरती है, देख लेना, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको बना के दिखाया पूरा कि कहां से कैसे गुजरती है, जिससे कि आपको क्लैरिटी रहे और दिमाग में ये चीज छप जाए बिल्कुल, ठीक है। कौन सा राज्य कहां पे है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, फिर मिजोरम और ये त्रिपुरा। तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये कौन सी है? कर्क रेखा, 23.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। अच्छा, इस चीज में आप
नदियों के सेक्शन में जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ जब आपको नदियां में पढ़ाऊंगा तो उसमें गंगा, यमुना और इधर क्या कहते हैं नर्मदा, तापी, माही, कई नदियों को पढ़ाऊंगा। लेकिन एक चीज यहाँ पे याद रखिए अभी कर्क रेखा की दृष्टि से कि कर्क रेखा को चूंकि बहुत स्पेशल फैक्ट है इसलिए याद रख लीजिए, मैं इसको नदी वाले चैप्टर में कराऊंगा। कर्क रेखा को माही नदी 2 बार काटती है। चूंकि ये कर्क रेखा से रिलेटेड है और ये 2 बार काटती है तो इसलिए आप इसको याद रखिए। कर्क रेखा को माही नदी 2 बार काटती है, ठीक है। एक ही रिवर मतलब एक बार कट करेगी फिर घूम जाएगी फिर कट करेगी। तो कर्क रेखा को माही नदी 2 बार काटती है, ये आपको याद रहना चाहिए। अच्छा, अब मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन 5-6 क्वेश्चन ऐसे आए हैं जो बराबर रिपीट हुए हैं, वो मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे इससे क्वेश्चन फ्रेमिंग होती है, ठीक है। किस प्रकार से क्वेश्चन फ्रेमिंग होती है इससे हम ये देखते हैं। और समय वाले से भी, समय का कैसे क्वेश्चन होता है, अब इसके हम क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे जिससे कि आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट देशांतर का भी और अक्षांश का भी समझ में आ जाए। कर्क रेखा से कैसे क्वेश्चन बनेंगे, समय से कैसे क्वेश्चन बनेंगे, वो आपको मैं बता दूंगा, ठीक है, कि समय के साथ देशांतर रेखाओं का क्या संबंध है। तो पहले हम अक्षांश रेखाओं की बात करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, मैं आपको बताता हूं पहला क्वेश्चन क्या है। कर्क रेखा, देखिए यूपीपीसीएस में आया हुआ है 2017 में। कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन दे रखा है गुजरात, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। तो उत्तर प्रदेश से गुजरती है? नहीं। गुजरात से हाँ, छत्तीसगढ़ से हाँ, झारखंड से हाँ। देखिए सीधा हो गया ना। आप 8 राज्यों से गुजरती है, ये याद रखिए। कौन कौन से राज्य है वो याद रखिए, क्वेश्चन नहीं रुकेगा ये। आपका कर्क रेखा से क्वेश्चन अगर आ गया तो आप पक्का इसको क्रैक कर लेंगे। फिर एमपीपीसीएस में, सारे स्टेट पीसीएस में ऐसे एग्जाम, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। मैं ये बता रहा हूँ ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये कर्क रेखा वाला कॉन्सेप्ट। ये बहुत पूछता है, कई बार पूछा गया है और हर स्टेट पीसीएस में। देखिए अभी बिहार में पूछा, बिहार में, यूपी में पूछा, यूपी में कब पूछ रहा है देखिए 2017 में। एमपी में पूछा है कर्क रेखा गुजरती है, एमपीपीसीएस 2014 गुजरती है। पहला ऑप्शन मध्य प्रदेश, ठीक है। दूसरा ऑप्शन त्रिपुरा, ठीक है, यहाँ पे मिजोरम, ठीक है। फिर बोल रहा है ऑल ऑफ दीज, तो आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। तीनों से गुजरता है वो, मिजोरम से, त्रिपुरा से, मध्य प्रदेश। फिर आप देखिए उत्तराखंड पीसीएस में भी आया हुआ है। उत्तराखंड पीसीएस में सीधा पूछ लिया है कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। सीधा आपको यहाँ पे टिक कर देना है 8 राज्यों से। क्वेश्चन सीधे आए हुए हैं। ये सब चीजें ना आपको एकदम अगर पता रहेंगे तो आप सीधा वहां टिक करके आप स्कोर कर जाएंगे, और नहीं पता रहेंगी तो फिर मुश्किल है। फिर एक क्वेश्चन है झारखंड पीसीएस का। झारखंड पीसीएस का क्वेश्चन क्या है? यह है भारत का एक राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। पहला है ऑप्शन, ये 2011 क्वेश्चन है। जम्मू कश्मीर तो हो ही नहीं सकता क्योंकि जम्मू कश्मीर कहाँ और कर्क रेखा यहाँ बीचों बीच है, तो ये तो ऑप्शन हट गया। हिमाचल, हिमाचल आपको पता है कि जम्मू कश्मीर से सटा हुआ है, यहाँ पे है, इसकी लोकेशन यहाँ है हिमाचल की, तो ये कट नहीं कर सकता। बिहार, बिहार और झारखंड दे रखा है, तो आप याद रखिएगा कि बिहार का जो साउदर्न पोस्ट है, दक्षिणतम भाग है, वो झारखंड है, वहां कट करती है, बिहार को नहीं कट करती। ये आप याद रखना, झारखंड को कट करती है। तो आंसर क्या होगा? झारखंड। और ये झारखंड पीसीएस का 2011 का क्वेश्चन है। देखिए एक कॉन्सेप्ट से हर पीसीएस में क्वेश्चन आया हुआ है। फिर देखिए 2016 आरओ का पेपर है यूपी का, किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? अब देखिए ऑप्शन क्या दे रखा है? त्रिपुरा गुजरती है। अच्छा देखिए क्वेश्चन पढ़ते इसमें ध्यान रखिएगा, नहीं गुजरती है या गुजरती है पूछ रहा है, तो अब इसमें दे रखा है नहीं गुजरती है, तो त्रिपुरा गुजरती है तो ये ऑप्शन नहीं होगा। मिजोरम, ये ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि गुजरती है। फिर दिया है छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है, तो ये भी नहीं होगा। तो और बचा मणिपुर, तो मणिपुर की लोकेशन क्या है? मणिपुर यहाँ है, यहाँ, तो ये रेखा यहां से गुजर रही है, तो ये ऐसा राज्य है जहां से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो ये ऑप्शन इसका सही हो गया, ठीक।
ऐसे ही चीजें, ऐसे ही क्वेश्चन कई बार बने हुए हैं, तो आप इसको याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन देखिए, यूपी पीसीएस और राजस्थान दोनों में आया हुआ है। एक 2013 में आया हुआ है, एक 2008 में आया हुआ है। क्या क्वेश्चन है? भारतीय राज्य, कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? अब देखिए यहाँ पे अब ये नहीं कह रहा है, देखिए कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये नहीं कह रहा कि किससे गुजरती है, ये कह रहा है कौन सा राज्य इसके उत्तर में है। ये 2 बार क्वेश्चन आ चुका है यूपी पीसीएस और राजस्थान पीसीएस में। तो पहला ऑप्शन है झारखंड। तो झारखंड क्या इस रेखा के उत्तर में? नहीं, झारखंड को तो ये कट कर रही है, उत्तर पूछ रहा है, मतलब जो इसके उत्तर में हो। उत्तर दिशा क्या है? ये क्या है? दक्षिण। मैप में ये वाला दिशा उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब, ये पश्चिम, ऐसे होता है। अब दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन है मणिपुर, एक ऑप्शन है मिजोरम। तो मिजोरम भी कट करती, त्रिपुरा भी कट करती, मणिपुर मैंने आपको बताया था, मणिपुर कहाँ है? यहाँ पे। तो ये रेखा ये है, तो रेखा के इस साइड दिशा कौन सी होगी? नॉर्थ। तो कौन सा राज्य होगा जो कर्क रेखा के उत्तर में है? वो है मणिपुर। मैं आपको सभी राज्यों की लोकेशन भी दिखाऊंगा कि ये रहा जम्मू कश्मीर, ये हिमाचल, फिर ये उत्तराखंड, फिर ये यूपी। अभी नेक्स्ट लेक्चर में आपको सारी लोकेशन बताऊंगा कि कौन सा राज्य कहाँ पे स्थित है। तो आपने ये देखा, तो करीब करीब हमने सारे क्वेश्चन कर लिए जो कि कर्क रेखा से रिलेटेड है और कई बार आए हुए हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन बचा हुआ है यूपीआरओ का 2016 का कि कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो हमने बताया माही नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, माही रिवर। जब हम रिवर वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो इसको हम और अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक, तो इसको आप एक बार स्नैपशॉट लेना हो ले लीजिए, फिर हम देशांतर रेखाओं से रिलेटेड क्वेश्चन पे चलेंगे। देशांतर और अक्षांश बताने का रीजन यही था जिससे कि आप कर्क रेखा और समय, जो अपनी भारत की समय रेखा है, भारत की टाइमलाइन जो बताती है 82.5 डिग्री, उसको समझ सके और उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर सके। अब हम समय वाले कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अब इसको हम मिटा दें। उम्मीद है कि आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब हम बताते हैं कि कैसे समय का अलग अलग जगह पे अलग अलग समय होता है, उसको हम बताते हैं। देखो, ये रही पृथ्वी आपकी। ठीक, पृथ्वी का रोटेशन कैसे होता है? पहले आपको मैं दिशा बता देता हूं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ठीक, पृथ्वी घूमती कैसी है? पृथ्वी घूमती है ऐसे, वेस्ट टू ईस्ट, इस डायरेक्शन में। तो सबसे पहले सूर्योदय यहाँ होता है, फिर यहाँ, 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 यहाँ ऐसे ऐसे घूमता रहता है। पृथ्वी ऐसे घूमती है। ठीक है, तो जो समय, जो ग्रीनविच लाइन होगी 0 डिग्री, उससे ईस्टर्न साइड में समय आगे जाएगा जाने पे, इधर जाने पे पीछे जाएगा। ठीक है, ये आप समझ लीजिए। इसके बाद हम क्वेश्चन पे चलेंगे कि कैसे क्वेश्चन आते हैं इस पे। और भारत का तो मैंने आपको बता दिया था कि 82.5 डिग्री पे, रीजन भी बताया था। कौन कौन से राज्य हैं एक बार आप रिवाइज कर लीजिए। वो जो भारत की जो समय रेखा है वो कहां से गुजरती है? वो प्रयागराज से गुजरती है, प्रयागराज के नैनी से। तो क्या है वो 82.5 डिग्री। तो कौन कौन से राज्य से गुजरती है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद उड़ीसा, उसके बाद आंध्र प्रदेश। 5 राज्यों से। कर्क रेखा 8 राज्यों से और समय रेखा 5 राज्यों से। अब हम चलेंगे क्वेश्चन पे। हमने कॉन्सेप्चुअल चीजें देख ली हैं, अब हम चलते हैं समय रेखा, समय कॉन्सेप्ट पे। अच्छा, अब देखो इसमें कैसे समय और जो लॉन्गिट्यूड होता है, देशांतर रेखाओं के जो देशांतर होते हैं वो कैसे संबंधित है, मैं उसको बताता हूं आपको। पृथ्वी घूमती है अपने एक्सिस पे। ठीक है, अब ऐसे ये घूम रही है, वैसे इसका एक्सिस थोड़ा, पृथ्वी जो है ना सीधी सीधी नहीं है, पृथ्वी अंतरिक्ष में अपने अक्ष से झुकी हुई है, ऐसे 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो ऐसे कुछ झुकी हुई है, ये पृथ्वी का अक्ष ये है। ठीक है, ऐसे घूमती है इस एक्सिस पे। तो अब क्या होगा कि जब पृथ्वी एक चक्कर पूरा अपना घूमेगी तो दिन और रात होगा। तो दिन और रात मिला के कितना घंटा होता है? 24 घंटा। कितना? 24 आवर्स।
24 घंटा होता है। अच्छा 24 घंटा होता है तो जब पृथ्वी पूरा घूमेगी तो कितना देशांतर हो जाएगा? देखो देशांतर को ऐसे आप देखो, ये हो गया 0 डिग्री देशांतर, ठीक। अब यहां से घूमेगा कितना, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, ऐसे ऐसे 90 डिग्री घूमेगा, और इधर 90 डिग्री, तो कितना हो गया 180। ऐसे पूरा घूमेगा तो 360, तो 360 डिग्री घूमता है कितने में, 24 घंटे में। अब यहां मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखाता हूं, अब इसको मैं मिटा दे रहा हूं। 24 घंटे में कितना घूमता है, 360 डिग्री। तो 1 घंटे में कितना घूमेगा, 360 डिवाइड बाय 24, 30 डिग्री। 1 घंटे में 15 डिग्री, ठीक है। 1 घंटे में कितना घूमेगा, पृथ्वी कितना घूमेगी, 15 डिग्री। और 1 घंटे को अगर मैं मिनट में कन्वर्ट कर दूं तो 60 मिनट 15 डिग्री, तो 1 मिनट का हो जाएगा 1/4 डिग्री, ठीक है। 1/4 डिग्री घूमेगा 1 मिनट में। तो ये आपको कैलकुलेशन बेसिक पता होनी चाहिए कि 24 घंटे में 360 डिग्री, तो 1 घंटे में 15 डिग्री, या ऐसे इसको मैं कह लूं कि 360 डिग्री 24 घंटे में, तो 1 डिग्री घूमने में लगा समय 24 इंटू 24/360। ये घंटा है, इसको मिनट में चेंज करना है तो मिनट लगा दिए, 6 से कट जाएगा 4, तो 1 डिग्री घूमने में लगा समय होगा 4 मिनट, ठीक। इसको नोट कर लीजिए, 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी को लगा समय जो होगा, 1 डिग्री देशांतर घूमने में लगा समय होगा 4 मिनट का। अब इसको नोट करिए, फिर हम इस पे क्वेश्चन करेंगे। 1 डिग्री देशांतर घूमने में पृथ्वी को कितना समय लगता है, 4 मिनट लगता है। अच्छा ये सोचिए 4 मिनट लगता है, तो अगर ये 15 डिग्री घूम जाए तो कितना अंतर हो जाएगा, 60 मिनट का, 1 घंटा का। मतलब अगर 2 लोकेशन के बीच में 15 डिग्री का अंतर हो तो 1 घंटे का समय का अंतर आ जाएगा। अगर 15 डिग्री का अंतर होगा तो समय का अंतर कितना होगा, 1 घंटा। ठीक है, ठीक। तो आप ये समझ गए। और जो 0 डिग्री ग्रीनविच होती है, इसके ठीक विपरीत में अगर आप जाएंगे कि 180 डिग्री, तो वो होती है इंटरनेशनल डेट लाइन। मतलब इधर से 90 डिग्री और इधर से 90, तो इस 90 जाओ फिर इधर 90 जाओ, तो इसके जो ठीक विपरीत होगी वो होगी इंटरनेशनल डेट लाइन, अंतरराष्ट्रीय समय रेखा जिसको बोलते हैं, ठीक है। 180 डिग्री जो होती है, 180 डिग्री पूर्व एवं 180 डिग्री देशांतर में कुल 24 घंटे दिन और रात का अंतर पाया जाता है। तो 180 डिग्री जब चले जाएंगे आप तो वो हो जाएगा इंटरनेशनल डेट लाइन इसको बोलेंगे। और ये जो 0 डिग्री इसे बोलते हैं ग्रीनविच लाइन, प्रधान प्राइम मेरिडियन लाइन। ठीक, अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आपको और क्लैरिटी मिलेगी। ठीक, क्वेश्चन 1-2 देख लेते हैं, बाकी अपने घर पे सॉल्व करेंगे, फिर आपको कोई डाउट आता है तो उसे हम देखेंगे। देखिए एक यूपीएससी का क्वेश्चन आया हुआ है, एक तो 2 बार क्वेश्चन आया हुआ है कि भारत की प्रामाणिक मध्याह्न रेखा कौन सी है, तो आपको पता ही है 82 डिग्री 30 मिनट। तो ये तो फैक्चुअल चीज है, इसमें कोई सोचना ही नहीं है। एक क्वेश्चन आया हुआ यूपीएससी का 1993 में, भारतीय मानक समय निम्नलिखित में से किसके समीप से गुजरता है या कहां से लिया जाता है। तो इसमें ऑप्शन दिया है लखनऊ, मुजफ्फरनगर, मेरठ, इलाहाबाद, नैनी। तो आंसर होगा इलाहाबाद नैनी। इलाहाबाद नैनी से ही समय रेखा गुजरती है। देखिए ऐसे, ये अगर भारत है तो रेखा जो समय है ऐसे गुजरती है, और यहाँ पड़ता है आपका यूपी और ये है इलाहाबाद, यहाँ से गुजरती है रेखा, ठीक है ना। और यूपी है, फिर ये एमपी है, फिर यहाँ से छत्तीसगढ़ है, फिर यहाँ से उड़ीसा है और फिर ये आंध्रा है।
तो पांचों राज्य हो गए, यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र। ये है भारत की समय रेखा, टाइमलाइन। ठीक है। अच्छा, अब मैं कहूं, क्योंकि मैंने क्या बताया कि 360 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है, 24 घंटे का। तो 1 डिग्री में 24/360 मिनट के रूप में देखें तो ये होगा 4 मिनट। 1 डिग्री में 4 मिनट का गैप आता है, 1 डिग्री में। अच्छा, भारत के इस बिंदु मतलब अरुणाचल प्रदेश से और गुजरात के बीच में कितना अंतर है, करीब करीब 30 डिग्री का अंतर है। 29 डिग्री का वैसे है, लेकिन अगर मोटे तौर पे देखा 30 डिग्री मान लो। 30 डिग्री के हिसाब से अगर 30 × 4 करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 × 12, 120 मिनट, मतलब 2 घंटा। भारत के पूर्वी बिंदु से और गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में जो समय का गैप होता है वो 2 घंटे का गैप होता है। अगर यहाँ 6 बजे सुबह होगी तो यहाँ 8 बजे सुबह होगी। यहाँ अगर 4 बजे सुबह होगी, सूर्योदय होगा, तो यहाँ 6 बजे सुबह होगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बीच में और इसके बीच में करीब करीब 2 घंटे का अंतर होता है। वो कैसे कैलकुलेट किया मैंने, आपने देख लिया। 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट, 30 डिग्री या 29 डिग्री मान लीजिए, तो वो करीब करीब 120 मिनट, अर्थात लगभग 2 घंटे का गैप है भारत के दोनों पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु के बीच की अधिकतम जो समय दूरी है, समय के सापेक्ष जो दूरी है, जो गैप है समय का, वो इतना होता है। अब हम क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है भारतीय मानक समय और ग्रीनविच में अंतर पाया जाता है। देखिए ग्रीनविच कितना है, ग्रीनविच कितना है, ये रही पृथ्वी, ये चल नहीं रहा। ग्रीनविच है कितना, ग्रीनविच है 0 डिग्री। और भारत कहाँ है, भारत ये रहा आपका, मान लीजिए 82.5 डिग्री। ठीक, तो अब कह रहा है कि इसके बीच में समय कितना है। जो लंदन का समय है वो भारत के समय से कितना गैप रखता है, तो काउंट करना। देखिए अभी मुझे पता है लोकेशन, तो मैं इससे समय निकालूंगा कैसे। 1 डिग्री कितना हो गया, 4 मिनट। तो 82.5 डिग्री, 82.5 × 4, 20, 10, 33, 330 मिनट। 330 मिनट को आप घंटे में बदल दीजिए, जाएगा 5 घंटा 30 मिनट, मतलब 5.5 घंटा। अच्छा, भारत कहाँ है, लंदन से ईस्ट में। तो जब हम ईस्ट में चलते हैं तो हम आगे रहते हैं। तो भारत लंदन के